देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सदा के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको बताएंगे, जहां पर सिख समुदाय के सबसे बड़े गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पोस्ट हासिल कर लिया है। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को भी दी है शिकस्त, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बीजेपी को हराने के लिए दो मुस्लिम समुदाय के दिग्गज नेताओं ने अपना नाम वापस लिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की प्लानिंग चल रही है केरल में कि दो सीटों पर जहां बीजेपी के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर भाजपा के हार का समीकरण तैयार कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में एक और बीजेपी सरकार के मंत्री बड़े सीडी कांड में पकड़े गए हैं दोस्तों, और इसके साथ ही क्या देश भर के अंदर लॉकडाउन लगाने की चल रही है तैयारी। दोस्तों मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक को लेकर भी पूरी अपडेट आप तक बताएंगे कि आखिर क्या चर्चाएं चल रही है और किस तरीके का है मामला। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरीके से खुलकर इंडिया गठबंधन और विपक्ष का समर्थन करते हैं, इसकी तारीफ की जानी चाहिए और जमकर तारीफ की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है जबरदस्त तरीके की तैयारी, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में जोरदार तरीके का मुकाबला तो होगा ही दोस्तों। लेकिन माहौल किस तरीके का है पंजाब में, इस बात को लेकर धीरे धीरे करके अपडेट आनी शुरू हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता पंजाब के अंदर मिली है, जहां पर सिख समुदाय के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले खडूर साहिब और चोहला साहिब की ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है दोस्तों। चुनाव संबंधित ब्लॉक समितियों के कार्यालय में कराए गए थे, और खडूर साहिब के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस के विधायक सिक्की मौजूद थे दोस्तों, और रमनजीत सिंह सिक्की ने पूरे चुनाव का नेतृत्व किया और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी दोस्तों। इसके बाद खडूर साहिब ब्लॉक समिति के 25 सदस्यीय सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें जीती दोस्तों, जबकि SAD यानी शिरोमणि अकाली दल ने 8 सीटें जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है दोस्तों उनको 6 सीटें मिली है, यानी 25 में से केवल 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है, और एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता है। आप सोच रहे होंगे बीजेपी को कितना मिला, तो भाजपा को 0 सीट मिली है दोस्तों, क्योंकि भाजपा को पंजाब में कोई जानता नहीं है, और खासकर सिख समुदाय के लोग तो भाजपा को वोट देते ही नहीं है दोस्तों। ऐसे ही खडूर साहिब के साथ साथ चोहला साहिब के ब्लॉक समिति के 16 सदस्यीय सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 7 जोन में चुनाव जीता, जबकि SAD यानी शिरोमणि अकाली दल ने 5 जोन के अंदर चुनाव जीता, और आम आदमी पार्टी केवल 3 जोन में चुनाव जीत पाई। तो आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहां भी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है दोस्तों। सुखचैन सिंह जियोबाला ने खडूर साहिब के ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के पोस्ट पर जिम्मेदारी संभाली, और बीबी संदीप कौर को उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐसे ही चोहला साहिब के अंदर रमनदीप कौर को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि धर्म सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में एक बात क्लियर हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कुछ अता पता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी पंजाब में अगली सरकार बनाने जा रही है, डंके की चोट पर बनाने जा रही है। क्योंकि अगर ग्राउंड स्तर से ही इस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों, तो राज्य के अंदर क्या मूड है जनता का ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर सिख समुदाय की तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी घुस ना जाए इस तरीके का पूरा एक इंतजाम किया है दोस्तों की बीजेपी के बड़े नेता रोने लगे हैं। दरअसल अपडेट यह है कि केरल के विधानसभा सीटों को लेकर 2 सीट ऐसी है दोस्तों जिस पर बीजेपी के लोग भड़क गए। हुआ ये कि कासरगौड़ विधानसभा क्षेत्र की एक सीट है दोस्तों, मंजेश्वर की सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है दोस्तों। के सुरेंद्रन बीजेपी के वे नेता है जो पिछली बार यहां पर मात्र 855 वोटों से हारे थे। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, और CPIM का भी उम्मीदवार मैदान में था दोस्तों। बीजेपी के नेता केवल 855 वोटों से चुनाव हारे थे। इसका सीधा मतलब यह था कि इस सीट पर बीजेपी के नेता की जीत की संभावना इस बार ज्यादा हो सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला ही होगा और मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएंगे IUML यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की पार्टी और CPI यानी लेफ्ट पार्टी के बीच में, और इसका फायदा बीजेपी के नेता के सुदर्शन को मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे में इस बार CPIM पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार बदल दिया दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह थी कि यहां से एक पार्टी SDPI मैदान में उतरी हुई थी, और SDPI ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने मिशन पर लगकर काम करने की कोशिश की, और इसके बाद सीधा संपर्क साधा गया दोस्तों। और अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि VD सतीशन कांग्रेस के नेता और IUML के नेता PK कुनहाली कुटी के द्वारा किए गए प्रयासों के बाद SDPI ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार के नामांकन को यहां से वापस ले लिया है। ये सीट जहां बीजेपी केवल 800 वोटों से पिछली बार हारी थी और इस बार जीत की संभावना भाजपा को लग रहा था, वहां भाजपा की सारी संभावनाएं खत्म कर दी गई है दोस्तों। और बीजेपी के लोग इस बात पर भड़क गए और कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ में सांठगांठ कर लिया है, और इसीलिए बीजेपी को हराने के लिए दोनों एकजुट हो गए हैं। बात तो सच है दोस्तों, भाजपा को हराने के लिए SDPI ने अपना उम्मीदवार वापस लिया है, क्योंकि केरला के अंदर एक बात एकदम क्लियर है कि आपस में लड़ेंगे यानी लेफ्ट और कांग्रेस का होगा
होगा चुनावी दंगल। लेकिन अगर बीजेपी बीच में घुसने की कोशिश करेगी तो पहले दोनों मिलकर भाजपा को हराएंगे, उसके बाद आगे चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है दोस्तों, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास के बावजूद केरल के अंदर पैर नहीं पसार पा रही। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि एक और सीट मनकाड़ा की सीट थी जहां से एसडीपीआई ने अपने एक और उम्मीदवार को वापस ले लिया है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं से सीधा राहुल गांधी बात करेंगे दोस्तों। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बागी नेताओं से सीधा राहुल गांधी फेस टू फेस बात करने वाले हैं। जो अपडेट है वो ये कि राज्यसभा के चुनाव में 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने और 4 विधायकों के वोट रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता का नोटिस इन सारे नेताओं को दिया था। यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस देते हुए पूछा गया था कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो आप पर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए, आप जरा लिखकर बताइए। और उसके बाद पांचों के पांचों बागियों को लिखकर देने के लिए बोला गया है। ऐसे में राज्यसभा के 5 विधायकों के क्रॉस वोट के मामले को लेकर अब अपडेट यह है कि राहुल गांधी 30 तारीख को एक बैठक बुला रहे हैं दोस्तों दिल्ली के अंदर, जहां हरियाणा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, साथ में बागी विधायकों को भी बुलाया जा सकता है। यानी जिन 5 को कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया है उनको राहुल गांधी से मिलाने की चर्चा चल रही है। और इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम बड़े नेताओं को राहुल गांधी आदेश देंगे कि आगे कैसे बढ़ना है और कैसे इन पर कार्रवाई करनी है। कुल मिलाकर हरियाणा वाले मामले को लेकर राहुल गांधी एकदम पर्सनल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बात है, टॉप लीडरशिप को ऐसे मामले में सीधे तौर पर सामने आना चाहिए और उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो पार्टी की विचारधारा, पार्टी के डिसिप्लिन यानी अनुशासन को नहीं मानते। जो लोग पार्टी के साथ नहीं चल सकते, पार्टी को उनके साथ भी नहीं चलना चाहिए। और राहुल गांधी इन बागियों से सामने सामने फेस टू फेस बात करेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है दोस्तों। देखते हैं इनमें से कितने बागी राहुल गांधी से आंख मिलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे और इन बागियों के द्वारा क्या कुछ बोला जाएगा और राहुल गांधी इस पर क्या एक्शन लेंगे, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक और मंत्री सीडी कांड में पकड़ा गया है। जो अपडेट है वो ये कि महाराष्ट्र के अंदर आए दिन इस तरीके के कांड सामने आते हैं दोस्तों। एक और तगड़ा बड़ा कांड सामने आया है। अभी हाल फिलहाल में नासिक के भोंदू बाबा यानी अशोक खरात के 58 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए थे और महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा था। और अब एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जहां पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री नरहरि झिरवल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है दोस्तों, बल्कि आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में न केवल सरकार की छवि पर सवाल खड़े हुए बल्कि विपक्ष को बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवल का अब एक वीडियो के कारण मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने जा रही है। बजट सत्र के बीच में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद जोरदार तरीके का बवाल होगा दोस्तों। आपको बता दें कि 7 महीने पहले पुराना वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में एक कमरे के अंदर कुछ कर्मचारी नजर आ रहे हैं, साथ ही बिस्तर पर लेटे हुए झिरवल दिखाई दे रहे हैं। उनके पास खाद्य पदार्थ और शराब की बोतल दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो सरकारी निवास पर रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो ट्रांस वुमेन पवन यादव के द्वारा बनाया जा रहा है। वीडियो को पवन यादव के भाई रवि यादव ने सार्वजनिक कर दिया। पवन यादव पर पहले से ही जबरन वसूली के आरोप लगते आए हैं दोस्तों, लेकिन मंत्री इस तरीके के ट्रैप में फंस गए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कड़ा रुख जताया दोस्तों। उन्होंने कहा कि नैतिक पतन का ज्वलंत उदाहरण है ये। मुख्यमंत्री से झिरवल को तत्काल मंत्री के पोस्ट से हटाने की मांग करते हैं। यानी भाजपा के महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों सरकार में एक के बाद एक यानी बैक टू बैक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं नाटक चल रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि पूरी के पूरे मंत्रियों पर ही अब सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अब तक दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले 1.5-2 साल के अंदर कई सारे मंत्री बड़े बड़े कांड में पकड़े गए हैं और गोदी मीडिया के अंदर डिस्कशन भी नहीं होता दोस्तों, यानी चर्चाएं भी नहीं होती। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 की गर्मियों के बीच में तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को बार बार यहां भेजा जाता है, उनके परिवार को परेशान किया जाता है। एजेंसियां पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से घुस गई है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी, उनकी साली और निजी सहायक के साथ साथ बुजुर्ग माता पिता और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। घंटों उनसे पूछताछ की जाती है। कई साल से जांच के बावजूद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इन लोगों को एक सबूत नहीं मिला और पोस्ट में दावा किया गया है कि अभिषेक बनर्जी भ्रष्ट होने की बजाय फांसी के फंदे को चूमना पसंद करेंगे। उसके बाद भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा गया कि अगर बीजेपी की ईडी, जिसे एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बताया जा रहा है यानी वसूली गैंग बता रही है तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने कहा कि अगर ईडी वालों में हिम्मत है तो वो शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे और प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल के साथ साथ कई अन्य नेताओं की कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराए। यानी जो भाजपा के साथ में है या भाजपा में है वे सारे के सारे लोग दूध से धुल चुके हैं दोस्तों, यानी
वॉशिंग मशीन की फिर चर्चा बंगाल में हो रही है और आप लोग जानते हैं कि भाजपा वालों का कोई सम्मान बचा नहीं है दोस्तों। खासकर जो बीजेपी के लोग पहले लोगों पर आरोप लगा देते थे, जनता थोड़ा बहुत सीरियस तरीके से लेती थी, लेकिन अब समझ चुके हैं कि जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुला नहीं है वो भाजपा के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। जो वॉशिंग मशीन में धुल चुका है वो तो सबसे सभ्य और संस्कारी व्यक्ति बन चुका है। इसीलिए बार बार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर छापेमारी और आरोप भ्रष्टाचार का लगाना ये जनता को पसंद आ नहीं रहा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने एकदम सही बात कही है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों को लेकर लोकर प्रशासन कुछ ऐसे कदम उठा रहा था दोस्तों की सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन को ही निशाने पर ले लिया। बाद में फैसला पलट गया। हुआ ये कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया और 28 तारीख को यानी कल जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रशासन ने ऑनलाइन की बजाय फिजिकल स्कूल संचालित करने के आदेश दिए थे दोस्तों, यानी स्कूल बंद करके उसे ऑनलाइन स्कूल के तौर पर चलाने के लिए बोला था। प्रशासन के इस आदेश के बाद कई सारे स्कूल ने बंद होने की बात कही थी, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि नरेंद्र मोदी की रैली के लिए कब तक हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल को ऑनलाइन करने की जगह नरेंद्र मोदी की रैली को ऑनलाइन कर दो ताकि लोग ऑनलाइन भाषण सुन ले। वैसे भी तो एक ही बात बोलते रहते हैं रिपीट कर करके। तो प्रशासन के लोगों ने फटकार लगाई दोस्तों। तो बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना होने लगी। तो उसके बाद भाजपा सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए फिर बोलना शुरू कर दिया कि वो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जो बस आएंगे उसका इंतजाम कहीं और से कर लेंगे, स्कूल को वैसे ही चलने दिया जाएगा, यानी कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सवाल यह है दोस्तों कि प्रशासन के लोग जब भी एक्स्ट्रा गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, बस की जरूरत पड़ती है, तो सीधा स्कूल पर क्यों छापेमारी करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर स्कूल पर दबाव बनाने और देश के अंदर शिक्षा से बड़ी रैली को बताए जाने का पूरा मामला है जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि किसी एक नेता या किसी भी बड़े सुपरस्टार या कोई भी आ जाए दोस्तों दुनिया में, अगर बच्चों का स्कूल उस व्यक्ति के आने से बंद हो रहा है तो साफ तौर पर उस व्यक्ति की स्कूल और बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर क्या मानसिकता है ये सबको पता चल रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चर्चाएं चल रही है कि क्या देश के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है दोस्तों। इसको लेकर पूरी एनालिसिस रिपोर्ट है। नरेंद्र मोदी ने 28 तारीख को मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है दोस्तों, और पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के टाइम में तभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। ऐसे में इन सारे मुद्दे को एक साथ जोड़कर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बैठक बुलाई है इसमें 28 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे, उनके प्रशासक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ में होने वाली इस बैठक के अंदर महंगाई को लेकर चर्चा की जाएगी और कई सारी चीजों को लेकर चर्चा होने वाली है दोस्तों। सवाल यह है कि अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध रुका नहीं है, यानी वॉर लगातार जारी है, तो ऐसा कह पाना कि अभी हालात एकदम सही हो जाएंगे काफी मुश्किल है। तो ऐसे में भारत के पास भी जो तेल बचा हुआ है वो 20-25 दिन का बचा हुआ है। तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर लॉकडाउन होने वाला है या फिर आपको लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा, कोई लॉकडाउन नहीं होगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने दावा किया है कि अजित पवार की मौत के बाद प्रफुल्ल पटेल समेत 3 नेताओं ने एनसीपी अजित पवार गुट पर कब्जा करने की कोशिश की है दोस्तों। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अजित पवार की मौत के 18 दिन के बाद 16 फरवरी को प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा। इसमें कहा गया कि पार्टी संविधान में बदलाव कर सभी अधिकार वर्किंग प्रेसिडेंट को दिए जाए। रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा। रोहित पवार ने जो आरोप लगाए हैं दोस्तों, इस आरोप पर उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी दिखा दिए और बताया कि कैसे सुनेत्रा पवार से पार्टी छीनने, यानी पवार परिवार से पार्टी छीनने की एक बड़ी साजिश प्रफुल्ल पटेल ने की है। जो प्रफुल्ल पटेल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं दोस्तों, और गुजरात के नेता थे, अभी महाराष्ट्र की राजनीति करने लगे हैं, जिनको लेकर राज ठाकरे ने भी अंदेशा जताया था कि वो एनसीपी पार्टी को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में रोहित पवार ने संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाए और आपराधिक जांच की मांग की है दोस्तों। और अजित पवार ने 28 जनवरी को पुणे के बारामती के अंदर प्लेन क्रैश के मामले को लेकर भी अब जांच पड़ताल के लिए मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार से पार्टी छीनने की बड़ी साजिश का मामला सामने आया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी को लेकर लोगों ने सवाल पूछते हुए आजाद समाज पार्टी के नेता, भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद से कड़ी कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील आस्ते और सुनील बैरसिया प्रदेश के अध्यक्ष भीम आर्मी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। इस पर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यालय में जाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के दोनों प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया और सुनील आस्ते, इन दोनों ने बीजेपी के नेताओं से क्या बात की है, इस बात की जानकारी
जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। इसके बाद कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया कि दोनों नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, वरना आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं के बीजेपी कार्यालय में जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो फिर ये क्यों गए हैं? और इस मामले को लेकर कुछ लोग हैं दोस्तों जो बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं आजाद समाज पार्टी के और तीखी बयानबाजी करने लगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गिरधारी यादव पर जनता दल यूनाइटेड ने कार्रवाई करते हुए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद है गिरधारी यादव, जिनको जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी से बाहर निकालने के साथ ही स्पीकर के पास जाकर इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन बाद में पता चला कि स्पीकर इनकी सदस्यता रद्द कर नहीं सकते, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन कानून होता है यानी दल बदल कानून होता है, उसके तहत किसी नेता को पोस्ट से दो ही तरीके से हटाया जा सकता है, या तो वो खुद इस्तीफा दे दे या फिर उसने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया हो, यानी पार्टी बोले कि इस कानून पर आपको हमारे समर्थन में वोट डालना है और सांसद किसी और को वोट दे आए, यानी व्हिप के बावजूद पार्टी के विरोध में वोट डाल आए, केवल दो ही मामले में पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो ऐसा कोई दो मामला तो बन नहीं रहा जनता दल यूनाइटेड का। उन्होंने केवल स्पीकर से बोला कि पोस्ट से हटा दो, तो ऐसे हटाया नहीं जा सकता दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि गिरधारी यादव अब निर्दलीय सांसद के तौर पर काम करते रहेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल के उनके करीबियों को लेकर सवाल पूछा जा रहा था। 2025 के चुनाव में इनका बेटा राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ा था। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से मुस्लिम मतदाता चर्चा में है दोस्तों। मुस्लिम मतदाता किस ओर जाएंगे, इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और एक बार फिर से चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आंकड़े से आप समझिए कि आखिर पूरा बंगाल का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। पहली बात तो ये कि बंगाल के अंदर लगभग 30% मुस्लिम आबादी है दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम मतदाता थे 9 करोड़ में से, जबकि 2021 के जनगणना में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। 28 से 30% के आसपास का हिसाब किताब हो सकता है दोस्तों। बंगाल की आबादी 10 करोड़ के आसपास हो सकती है और 3 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी हो सकती है। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना के साथ साथ नादिया वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। और इन सारे जिलों को मिला दे तो 85 विधानसभा की सीटें बैठती है दोस्तों। और 85 विधानसभा सीटों में से 90% यानी 70-72 से ज्यादा सीटें टीएमसी ने जीती थी, यानी मुस्लिम मतदाता जहां पर लगभग पूरी तरीके से चुनाव को बदलने की स्थिति में है दोस्तों, यानी 30% या उससे ज्यादा वाले हैं। तो वहां की सीटें जो है उसमें 90% सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में भाजपा माथा पटा कर भी नहीं हरा पाती और इसीलिए बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी फेल होती हुई नजर आएगी दोस्तों। इस बार एक नए तरीके का ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो लेफ्ट पार्टी के साथ में आईएसएफ को मैदान में उतारा जा रहा है, इंडियन सेकुलर फ्रंट को मैदान में उतारा गया है। दूसरा एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो ये दो अलग अलग मोर्चे खोले गए हैं और ये कितना मुस्लिम वोट अपने समर्थन में इकट्ठा करेंगे दोस्तों, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें गुजरात के अंदर एक नए तरीके का चमत्कार हुआ है। भाजपा का जो गुजरात मॉडल है दोस्तों, उस पर अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा हुआ ये कि गुजरात के चूहों ने तकरीबन 2300 प्लस किलो ड्रग खा गए दोस्तों। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि गुजरात में कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग पाया जाता है, नशा पाया जाता है और उस नशे को बड़ी मात्रा में पकड़ा भी जाता है दोस्तों। लेकिन जब थाने में जब ये नशे रखे जाते हैं तो पता चलता है कि 2300 किलो ड्रग को चूहे खा गए। सोचिए 1 किलो ड्रग की कीमत 500 लाख में होती है दोस्तों और उसके बाद सोचिए कि 2300 किलो ड्रग को चूहे खा गए। ये बातें बताई जा रही है और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ये 2300 किलो कौन खा गया होगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल भी इस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि गुजरात पुलिस की कस्टडी में 2300 किलो ड्रग्स चूहे खा गए, ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं। लगभग 35% जब्त हुए ड्रग पुलिस की रखवाली से ही गायब हो गए हैं। इससे गायब हुए ड्रग्स में कितने तस्करों को सप्लाई किया गया है ड्रग्स। बीजेपी के संरक्षण में गुजरात के हर कोने कोने के अंदर नशा फैल चुका है और जिंदगियां बर्बाद हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मामले को लेकर सवाल खड़ा किया है दोस्तों। पंजाब के बाद गुजरात के अंदर भी एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रग की समस्या और पंजाब में तो दावा किया जाता है कि बॉर्डर से भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो दोस्तों थाने से ही गायब हो गया। और आप लोग जानते हैं कि चूहे ने खाया या क्या हुआ सबको पता है, केवल बोलने से नहीं हो जाएगा। जैसे बिहार के अंदर शराब की बोतलों को चूहे पी जाते थे, दारू पी जाते थे, वैसा ही कुछ यहाँ भी चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा उठा रहे एकदम सही उठा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फेल मॉडल है, जिस पर तारे सितारे लगाकर चमकाकर एक मॉडल बताने की कोशिश की जाती है, यानी विकास का एक मॉडल बताकर देश के कोने कोने में बेचा जाता है। वास्तविकता सबको पता है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
महाराष्ट्र के अंदर गिरफ्तार किए गए अशोक खरात को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। ढोंगी तांत्रिक अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद अब दावा किया जा रहा है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे बड़े बड़े लोग हैं जो खरात के आगे पीछे रहने वाले लोग थे, यानी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते थे और उन सबका नाम ना आ जाए तो अब इसे पुलिस से एनकाउंटर इसका कराया जा सकता है। ये दावा कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वेटीवार ने किया है दोस्तों। विजय वेटीवार ने कहा कि अशोक खरात का लैपटॉप और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया है, लेकिन उसमें लगी पेन ड्राइव सामने क्यों नहीं आई है, इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कैबिनेट के 2 से 3 विकेट और गिरेंगे और यही बड़ा कारण है कि एनकाउंटर करने को लेकर भी तैयारी चल रही है, जिस बात को लेकर नाराजगी जताई गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएं अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अंदेशा जताया गया है, काफी गंभीर मामला है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें केरल के विधानसभा चुनाव में ईरान और इजराइल का अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि 2.2 मिलियन यानी तकरीबन 22 लाख लोग जो है वो अलग अलग खाड़ी देशों में रहते हैं और रोजगार करने के लिए जाते हैं। खाड़ी देशों में आकर युद्ध चल रहा है दोस्तों। यूएई से लेकर दुबई, कतर, कुवैत, ईरान, हर जगह पर विवाद चल रहा है, जिस कारण से हवाई जहाज भी नहीं उड़ रहे, जिससे अब काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है दोस्तों केरल चुनाव में वापस आने के लिए। वरना केरल में आकर लोग वोट डाला करते थे, बड़ी संख्या में लोग आया करते थे और अब क्योंकि वहां से नहीं आ पाएंगे तो इसका अच्छा खासा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर कि किसको फायदा होगा दोस्तों, किसको नुकसान होगा। साथ साथ खड़गे का किरण रिजिजू को पत्र, महिला आरक्षण पर सरकार की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए गए हैं और पूछा गया है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाए तो इस पर हम लोग आराम से इत्मीनान से चर्चा करें, लेकिन बीजेपी की सरकार चुनाव खत्म होने ही नहीं दे रही है। वे लोग चुनाव से पहले ही यानी चुनाव के दरमियान ही पूरी तरीके से इस मामले पर डिस्कशन कराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने और टाइम मांगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आइए हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे, उसे बीच में कराने का कोई मतलब नहीं है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बिजी है, ऐसे ही कई सारी पार्टी अलग अलग चुनाव में बिजी है और उस समय में आप इस तरीके की चर्चा नहीं करवा सकते। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बहुत।